नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आपका स्वागत है। बुंदेलखंड में आज भी मेला, रामलीला, दंगल आदि का बहुत महत्व है। इस प्रकार का कहीं कोई आयोजन होता है तो दूर दूर तक के गांव वाले उसमें अपनी हाजिरी लगाने जरूर आते हैं। मेले में पुरुष मनोरंजन के मकसद से जाते हैं। लड़कियां व महिलाएं चूड़ी, बिंदी तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधन की खरीदारी करने तो युवकों का लक्ष्य दूसरा होता है। रामोतार भी अपने मित्रों की टोली के साथ आंखें और हाथ सेंकने मेले में गया था। 19 फरवरी को उक्त मेला उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट के पहाड़ी गांव में लगा था। मेले में जबरदस्त भीड़ थी। दूर दराज के न जाने किन किन गांवों से लोग आए हुए थे। भीड़ का लाभ उठाकर छिछोरा रामवतार मित्र मंडली के साथ युवतियां व महिलाओं के शरीर पर हाथ फेरता घूम रहा था। युवकों की शरारत से किसी युवती को आनंद आता तो कोई शरीर ज्यादा शर्म से पानी पानी होकर सोचने लगती। मेरी मति मारी गई थी जो मेले में आई, कान पकड़ लिए। अब किसी मेले में नहीं जाने वाली जिसे अपनी बेइज्जती कराना हो, यही मेला ठेला जाए। इसके विपरीत रामवतार सोच रहा था, काश कहीं ना कहीं ऐसे मेले रोज लगा करे। मेले में सुंदरियों की तलाश करते हुए सहसा रामोतार को लगा कि जेब में रखा फोन बज रहा है। उसने फोन निकालकर स्क्रीन पर नजर डाली तो बाँछें खिल गई। सुनीता की कॉल थी। सुनीता रामवतार की प्रेमिका और उसकी काम सहचरी थी। भीड़ से थोड़ा अलग जाकर रामवतार ने हरा बटन दबाया और फोन कान से लगा लिया। हाँ सुनीता, बोलो। आधा घंटा में मैंने यह 15वीं बार फोन किया है। सुनीता के लहजे में शिकवा था। फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहां हो तुम? पहाड़ी के मेले में हो। राम अवतार ने सफाई दी। भीड़ और शोर शराबा की वजह से फोन की घंटी सुनाई नहीं दी। बताओ, किसी काम से फोन किया या यूं ही? सुनीता की आवाज नशीली हो गई। तुमसे मिलने के मूड में हूं, आ जाओ। मेले में कई हसीन जिस्मों पर हाथ साफ कर चुका। रामवतार भी अंदर से गर्म चुका था। सुनीता के बुलावे ने उसकी नसों में और गर्मी भर दी। यूं भी हसीना का बुलावा ठुकराना रामवतार की फितरत नहीं थी। अतः वह चहक कर बोला, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? शाम ढलते ही मैं पहुंच जाऊंगा। सुनीता से फोन पर बात करने के बाद रामवतार अपने मित्रों के पास लौट आया। बोला, यारों, तुम लोगों के साथ में और मौज नहीं कर सकूंगा। क्यों? एक दोस्त ने पूछा। यह तुमको अचानक क्या हुआ यार? कमासिन से फोन आया था। एक रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें देखने जाना जरूरी है। रामवतार बोला, तुम मेरे घर पर कह देना रामवतार कमासिन गया है, कल सुबह आएगा। दोस्तों से विदा लेकर रामवतार बस अड्डे की ओर चल पड़ा। 24 वर्षीय रामवतार प्रजापति जिला चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत गांव पिपलोदरा का रहने वाला था। उसके परिवार की आजीविका का साधन खेती था। बुंदेलखंड भूभाग वर्षों से प्राकृतिक आपदा का शिकार है। कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि तो कभी ओलावृष्टि। फसल तबाह होने का कोई ना कोई कुदरती सामान हर साल मौजूद। इसी के चलते बुंदेलखंड के सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बुंदेलखंड में खेती के भरोसे आजीविका चलाना असंभव की सीमा तक कठिन है। अतः वहां से हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। उनमें से कुछ लौट कर नहीं आए, हमेशा के लिए वहीं बस गए। कुछ लोग पैसा कमाने किसी महानगर की राह पकड़ते हैं, कुछ महीने काम करते हैं, गांव लौट आते हैं। ऐसे श्रेणी के लोगों में से रामवतार प्रजापति भी एक था। वह 3-4 महीने दिल्ली में रहकर नौकरी या मजदूरी करता, फिर गांव लौट आता। 2-3 महीना गांव में मटर गश्ती करता, उसके बाद 3-4 महीने के लिए पुनः दिल्ली चला जाता। रामवतार अविवाहित था, इसलिए एक पांव गांव में और दूसरा पांव दिल्ली में रखने से उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। 2017 में रामवतार दिल्ली स्थित बिल्डिंग मटेरियल की एक दुकान पर नौकरी करता था। तभी उसकी दोस्ती रामनिहोर से हुई। रामवतार जिस दुकान में काम करता था, उसके बगल वाली दुकान भी बिल्डिंग मटेरियल की थी। रामनिहोर उसी दुकान में कार्य करता था। 32 वर्षीय रामनिहोर यादव जिला चित्रकूट के कमासिन थाना क्षेत्र के गांव इटरा बुरहौनी का रहने वाला था। 2010 में रामनिहोर का विवाह मरका थाना क्षेत्र के गांव वेंगुआ निवासी सुनीता से हुआ था। सुनीता का एक भाई भी था, गोरेलाल यादव। सुनीता व रामनिहोर का जीवन मजे से बीतने लगा। विवाह के तीसरे महीने में ही सुनीता को गर्भ ठहर गया। यादव दंपति का जीवन भावी खुशियों से भर गया। प्राकृतिक आपदाएं बुंदेली कृषकों को सुख एवं प्रसन्नता से कहां रहने देती हैं। रामनिहोर को भी कमाने के लिए परदेश का रुख करना पड़ा।
राम निहोरी के अनेक परिचित दिल्ली में रहकर नौकरी करते थे। वे 4 से 6 महीने तक दिल्ली में नौकरी करते। भविष्य की आर्थिक आवश्यकता पूरी होती तो नौकरी छोड़कर गांव लौट आते। जब तक जी चाहता गांव में रहते, उसके बाद पुनः नौकरी करने दिल्ली पहुंच जाते। पुरानी नौकरी मिल गई तो ठीक, ना मिली तो नई नौकरी ढूंढ लेते। मेहनत कशों के लिए दिल्ली में ना काम की कमी है, ना नौकरी की। राम निहोर भी नौकरी करने चला गया। सुनीता का दर बढ़ता रहा। प्रसव का समय निकट आने पर राम निहोरी गांव लौट आया। समय पर सुनीता ने पुत्र प्रमोद को जन्म दिया। सोहर तथा पुत्र जन्मोत्सव में सारा पैसा खर्च हो गया तो राम निहोरी पुनः दिल्ली चला गया। इस प्रकार उसका दिल्ली जाना आना लगा रहा। प्रमोद के जन्म के 2 वर्ष बाद सुनीता पुत्री वंदना की मां बनी। 2 बच्चों की पैदाइश से परिवार का खर्च बढ़ा तो राम निहोर साल में 9 महीने दिल्ली में काम करने लगा। 3 महीने ही वह गांव में परिवार के साथ रहता। जब राम निहोरी दिल्ली में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर नौकरी कर रहा था, तब बगल की दुकान पर काम करने वाले रामवतार प्रजापति से उसका परिचय हुआ। दोनों के गांव जरूर अलग थे, पर दोनों एक ही जिले तथा एक ही थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। अतः उनका परिचय घनिष्ठता में बदलते देर नहीं लगी। काम के बाद वे साथ खाने पीने तथा घूमने लगे। 4 महीने बाद राम निहोर रामवतार गांव जाने के लिए उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार हुए। किसी दूसरी ट्रेन से जाना उन्होंने इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि चित्रकूट जाने के लिए उन्हें झांसी में ट्रेन बदलना पड़ती। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से वे बिना ट्रेन बदले गंतव्य तक पहुंच सकते थे। चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद बस से वे कमासिन पहुंचे। उसके बाद रामवतार व राम निहोरी की राहें अलग हो गई। राम निहोरी को इटरा बुढ़ोनी गांव जाना था, जबकि रामवतार को पिपलोदर कस्बा कमासिन में बिछड़ते हुए राम निहोर ने रामवतार को आमंत्रित किया। 4-6 दिन बाद मेरे घर जरूर आना। पत्नी सुनीता को मैं फोन पर तुम्हारे बारे में बताया करता हूं, वह तुमसे मिलकर खुश होगी। रामवतार ने वायदा किया कि वह उसके घर जरूर आएगा। वायदे के मुताबिक सप्ताह बीतते बीतते रामवतार प्रजापति इटरा बुरहौनी गांव पहुंच गया। संयोग से राम निहोर घर पर था। उसने रामवतार को गले लगाकर उसकी अगवानी की। इसके बाद उसे घर के अंदर ले जाकर सुनीता से मिलवाया। सुनीता का सौंदर्य देखकर रामवतार मानो ठगा रह गया। इस राम निहोर की ऐसी सुंदर पत्नी। इसके बाद उसकी सोच में विस्तार हुआ। राम निहोर तो साल में 9 महीने दिल्ली में रहता है। पत्नी की जवानी का उपभोग सही तरीके से कहां कर पाता होगा। सुनीता मस्त और चंचल है। ऐसी स्त्रियां पुरुष के बिना कहां रह पाती हैं। निश्चित तौर पर सुनीता ने गांव में कोई यार बना रखा होगा। कोशिश करके देखना चाहिए, शायद मेरी भी गोटी लाल हो जाए। चंद पलों में रामवतार ने ना जाने क्या क्या सोच लिया। राम निहोर ने सुनीता को रामवतार के बारे में बहुत ज्यादा बता रखा था। फोन पर भी उसकी तारीफों के पुल बांधा करता था। कहता था, परदेश में भाई जैसा दोस्त मिल गया है। पति की बातों का ही नतीजा था कि रामवतार से मिले बिना ही सुनीता उसके प्रभाव में आ गई थी। रामवतार को अपलक निहारते देख सुनीता ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। लाला कहाँ खो गए? पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में देवर को लाला कहते हैं। सुनीता के प्रश्न तथा चुटकी की आवाज से रामवतार की तंद्रा टूटी। भाभी, मैं देख और सोच रहा था कि राम निहोर कितना भाग्यशाली है जो तुम जैसी सुंदर पत्नी मिली। उसने राम निहोर की ओर संकेत किया। यह बोडम तुमको जितना सुंदर बताया करता था, तुम उससे 1000 गुना अधिक सुंदर हो। हां, सुंदर तो हूं, मगर उतनी नहीं है। सुनीता ने राम निहोर की ओर संकेत किया। जितनी यह प्रशंसा किया करते हैं और जितना गौर से लाला तुम देख रहे हो। रामवतार युवतियों से लुभावनी बातें करने मैं उस्ताद था। वह चाहता तो सुनीता की बात का कोई चुटीला जवाब दे सकता था, मगर चतुर सुजान ने फिल वक्त ऐसा करना उचित नहीं समझा। उसने थैले से मिठाई का डिब्बा निकालकर सुनीता की ओर बढ़ाया। भाभी, यह मिठाई तुम्हारे और बच्चों के लिए है। राम निहोर को इसमें से एक भी पीस मत देना। सुनीता ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं दूंगी, खुद खाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी और अपने लाला को दूंगी। इसके बाद सुनीता चाय बनाने चली गई और राम निहोर रामवतार को अपने पास बैठाकर गपशप करने लगी। उसने हंसकर मजाकिया लहजे में पूछा, तुम अपनी भाभी और बच्चों के लिए मिठाई लाए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए? रामवतार ने इधर उधर देखा। किसी को आसपास न पाकर धीमी आवाज में बोला। सोच रहा था कि थैले में एक बोतल डालकर चलूं, मगर फिर सोचा,
क्या पता भाभी पसंद करें या ना करें, इसलिए नहीं लाया। पीने पिलाने के मामले में सुनीता को ऐतराज नहीं। राम निहोर तनिक पास खिसक कर राजदाराना अंदाज में बोला, राज की एक बात सुनो। सुनीता खुद कहती है रात को मेरे साथ लेटने से पहले गिलास 2 गिलास ठर्रा पी लिया करो, सुरूर में तुम्हारा पावर डबल हो चाहता है। कहने के साथ ही वह हो करके हंसने लगा। रामवतार का मस्तिष्क कुछ और सोचने लगा। सुनीता चाहती है कि उसके पास लेटने से पहले राम निहोर ने 2 गिलास ठर्रा के पी लिया करें। वह खुद भी कहती है नशे में तुम्हारा पावर डबल हो जाता है। इससे तो यही तात्पर्य निकलता है कि सुनीता को जितने पावर की दरकार है उतना राम निहोर में नहीं है, इसीलिए वह उसे नशा करके पावर बढ़ाने को कहती है। उक्त विचार ने रामवतार के मस्तिष्क में यह बात पुख्ता कर दी। एक तो राम निहोर अधिकांशत दिल्ली में रहता है, दूसरा सुनीता की देह को पूरी तरह तृप्त करने लायक उसमें पावर नहीं है, लिहाजा पक्के तौर पर माना जा सकता है कि सुनीता यारबाज होगी। राम निहोर व रामवतार गपशप कर रहे थे कि सुनीता चाय नाश्ता ले आई। एक प्लेट में उस मिठाई के कुछ पीस भी थे जो रामवतार लेकर आया था। सुनीता ने भी पति व मेहमान के साथ बैठकर चाय पी। रामवतार की बातें सुनीता को लुभा ही रही थी। उसकी शारीरिक बनावट भी सुनीता की आंखों को ठंड पहुंचा रही थी। शाम होने को आई तो रामवतार जाने को उठ खड़ा हुआ। सुनीता बोली, लाला इतनी जल्दी कहां चले, रात को सेवा करने का अवसर भी नहीं दे रहे। रामवतार का दिल बलियों उछलने लगा। सुनीता अप्रोक्ष रूप से कह रही है, रात को रुको तो प्यार देकर तुम्हें फिर घर भेजूं। रामवतार भी रुकने तथा मस्ती करने के फुल मूड में था। अलबत्ता ऐसा करना उसे जल्दबाजी लगी। उसे भय था कि कहीं बनती बात बिगड़ ना जाए। राम निहोर की भी मंशा थी कि रामवतार रुके तो पीने पिलाने का प्रोग्राम बनाए, लेकिन वह रुका नहीं। घर पर जरूरी काम के बहाने से अपने गांव लौट गया। हां, जाते वक्त वह 4-5 दिन में ही पुनः आने का वायदा कर गया। सुनीता की हंसी, खूबसूरत चेहरा, मस्तानी चाल, आकर्षक बदन रामवतार को पागल बनाए हुए थे। अतः 5वें दिन ही वह पुनः राम निहोर के घर पहुंच गया। इस बार वह मिठाई के साथ मसाले वाली देसी शराब की बोतल भी ले गया था। रामवतार ने शराब की बोतल राम निहोर को दी और मिठाई का डिब्बा सुनीता को थमाते हुए फुसफुसाया, भाभी आज रात तुम्हारे घर पर रुकूंगा, देखना है तुम कैसी सेवा करती हो, जब रात होगी तब देखा जाएगा। सुनीता भी मुस्कुरा दी। रामवतार शराब लेकर गया था, इसलिए चाय नाश्ते की जरूरत नहीं थी। दोनों पीने बैठे तो सुनीता झटपट सलाद काट लाई। इसके बाद बेसन फेंट कर पकौड़े तलने बैठ गई। रामवतार के मस्तिष्क में राम निहोर की बात बसी हुई थी। सुनीता कहती है, मेरे पास आने से पहले 2 गिलास ठर्रा पी लिया करो, नशे में तुम्हारा पावर डबल हो जाता है। रामवतार को उसके इरादे में तभी सफलता मिल सकती थी जब राम निहोर का पावर डबल करने के बजाय 0 कर दिया जाए। इसके लिए रामवतार ने साखी का काम खुद किया। खुद के लिए तो लवली पैक बनाए, पर राम निहोर को पटियाला पैक बनाकर देने लगा। रामवतार का विचार था कि शराब की अधिक मात्रा राम निहोर को भी बेसुध कर देगी। वही हुआ जो रामवतार चाहता था। भोजन तैयार होते होते राम निहोर अच्छा खासा टुन हो गया। जैसे तैसे कुछ निवाले उसने खाए और बिस्तर पर पड़कर खर्राटे लेने लगा। तब तक सुनीता बच्चों को खिला पिलाकर सोने के लिए लेटा चुकी थी। रामवतार का रास्ता साफ था। इसके बावजूद सुनीता के मन की था लेने के लिए वह उसके पास पहुंचा और सामने की तरफ से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। भाभी, अपने लाला को खाना तो तुमने खिला दिया, अब रात को खीर जरूर खिला देना। सुनीता बोली, कुछ नहीं, हौले से मुस्कुरा दी। मुस्कुराहट ने राम अवतार का हौसला बढ़ाया। उसने सुनीता को छेड़ा। सुनीता ने उसके हाथ को अपने बदन से हटाकर कहा, यह क्या कर रहे हो बच्चे, अभी सोए नहीं हैं, अपने दोस्त के पास जाकर लेटो। वह तो अब सुबह से पहले नहीं, जागेंगे बच्चों के सोते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पक्का आओगी ना आऊंगी बाबा, धोखा तो नहीं दोगी? नहीं दूंगी। सुनीता ने बलपूर्वक उसे ढेल कर कमरे से बाहर कर दिया। रामवतार उसी कमरे में जाकर लेट गया जिसमें राम निहोर सो रहा था। रामवतार को कभी लगता सुनीता आएगी, कभी लगता नहीं। एक तो वह नशे में था, दूसरा रात का समय था, इसलिए उसकी आंखों में नींद भर रही थी। रामवतार का ख्याल था कि आंख बंद करते ही वह गहरी नींद सो जाएगा, इसीलिए आंखें खुली रखकर वह फुल स्पीड से घूमते सीलिंग फैन को तकता रहा। हर पल उसके मस्तिष्क में विचार बना रहा, सुनीता आएगी या नहीं आएगी? कहां है तो आएगी, देह की प्यासी होगी तो जरूर आएगी, प्यारबाज होगी तो अवश्य आएगी, देर से सही।
लेकिन सुनीता दबे पांव आई। उसे देखते ही रामवतार की आंखों से नींद भाग गई। वह आहिस्ता से उठकर बैठ गया। सुनीता ने खर्राटे ले रहे पति की नींद का जायजा लिया, फिर तख्त पर टांगे लटकाए बैठे रामवतार को अपने पीछे आने का संकेत किया। रामवतार दबे पांव सुनीता के पीछे चल पड़ा। सुनीता उसे दूसरे कमरे में ले गई। वहां उसने पहले सेज सजाई हुई थी। कमरे में पहुंचते ही सुनीता ने धीमी आवाज में पूछा, लाला, तुम मुझसे कैसी सेवा चाहते हो? रामवतार मुस्कुराया। तुम जैसी मस्त भाभी मुझ जैसे देवर की सेवा किया करती है। इसके बाद उसने सुनीता को बाहों में भर लिया और फिर उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। उस रात के बाद रामवतार की रातें अक्सर रामनिहोर के घर में गुजरने लगी। वह रामनिहोर को शराब में धुत करके सुला देता और रात के तीसरे पहर तक सुनीता के साथ रास रचाता रहता। 3 महीने बाद रामनिहोर दिल्ली चला गया, किंतु रामवतार 4 महीने बाद दिल्ली गया। रामनिहोर की अनुपस्थिति में भी वह उसके घर आकर रात गुजारता रहा। रामनिहोर के 3 भाई गांव में रहते थे। उन्हें राम अवतार का आना और रात को सुनीता के साथ रुकना कतई पसंद नहीं था। उन्होंने सुनीता को मना भी किया, पर वह कहाँ मानने वाली थी। अतः सबसे बड़े मैया दीन ने रामनिहोर को फोन करके सारी बातें बता दी। रामनिहोर को रामवतार व सुनीता पर अंधविश्वास की सीमा तक भरोसा था, इसलिए उसने बड़े भाई की शिकायत पर कान नहीं दिए। 4 महीने बाद रामवतार भी दिल्ली चला गया तो रामनिहोर के परिजनों ने संतोष की सांस ली। सुनीता व रामवतार शरीर से दूर जरूर हुए, पर मन से सदैव पास रहे। फोन पर रोजाना उनकी रसीली बातें होती थीं। इसके 3 महीने बाद रामनिहोर गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद रामनिहोर न जाने किस बीमारी की चपेट में आया कि 10 दिन में ही काल का ग्रास बन गया। सुनीता ने आंसू बहाते हुए रामवतार को खबर दी, तुम्हारे दोस्त नहीं रहे। रामवतार ने तुरंत ट्रेन पकड़ी और चित्रकूट पहुंच गया। यह अलग बात है कि जब तक रामवतार इटर्रा बूढ़नी पहुंचा तब तक रामनिहोर की अंत्येष्टि हो चुकी थी। 2 दिन तक सुनीता के घर में रहकर रामवतार सुनीता को सांत्वना देता रहा। गमी का माहौल था, इसलिए यादव परिवार ने आपत्ति नहीं की। सोचा, दोस्त की मौत से जिगरी दोस्त दुखी है, इसे जाने को कहना उचित नहीं है। तीसरे दिन रामवतार अपने गांव चला गया। वह दिल्ली नहीं गया, बल्कि पिपरोदर में रुका रहा। फोन के माध्यम से रामवतार संपर्क में था। सुनीता ने 13वीं की सूचना दी तो रामवतार पुनः उसके घर पहुंच गया। पूजा पाठ भोज आदि में रात हो गई। रामवतार रुकने के इरादे से आया था, अतः वहीं रुक गया। आधी रात को सफेद साड़ी में लिपटी सुनीता चुपके से आकर रामवतार की चारपाई पर लेट गई। रामवतार को विश्वास था कि सुनीता आएगी, इसलिए वह उसके इंतजार में जाग रहा था। सुनीता को उसने स्वयं से लिपटाया तो वह रोने लगी। अब मुझ विधवा का क्या होगा लाला, तुमको फिर से सधवा बनाने के लिए मैं हूं ना। कहने के बाद रामवतार ने सुनीता के आंसू पोंछे। फिर उसने सुनीता के साथ देह सुख का खेल खेलना आरंभ कर दिया। रामवतार जब दिल्ली में रहता तभी सुनीता से शरीर दूर रहता। दिल्ली से आता तो उसकी अधिकांश रातें सुनीता के घर में बीतती। परिणाम यह हुआ कि गांव में सुनीता और उसके परिवार की बदनामी होने लगी, परंतु न रामवतार ने परवाह की न सुनीता ने। फरवरी 2019 के पहले सप्ताह में रामवतार 1 महीने के लिए गांव आया था। 3 बार सुनीता से मिलने उसके घर भी आ चुका था। 19 फरवरी को वह पहाड़ी गांव का मेला घूम रहा था, तभी सुनीता का फोन आ गया। सुनीता से बात करने के बाद बस में सवार होकर रामवतार उसके गांव रवाना हो गया। 20 फरवरी 2019 की सुबह प्रमोद व वंदना सोकर उठे तो मां सुनीता उन्हें दिखाई नहीं दी। मां को ढूंढते हुए दोनों बच्चे आंगन में पहुंचे तो वहां बिछौने पर सुनीता और रामवतार के नग्न शव पड़े थे। लाशें देखकर बच्चे चीखते हुए बाहर भागे और परिजनों को यह बात बताई। परिजन तुरंत घर पहुंचे और लाशें देखने के बाद पुलिस को फोन कर दिया। सूचना पाते ही थाना अध्यक्ष कमासिन जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंच गए। लाश के पास एक खून से सनी ईंट पड़ी थी। मृतकों के सिर बुरी तरह कुचले हुए थे और शरीर पर चाकू या छुरे जैसे घाव के निशान थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि पुरुष का गुप्तांग कटा था। मौके पर तलाश के बावजूद गुप्तांग नहीं मिला। नंगी लाशें तथा कटे गुप्तांग से स्पष्ट था कि यह अवैध संबंध में हुई दोहरी हत्या का मामला है। पुलिस ने मैया दीन से फोन नंबर लेकर रामवतार के परिजनों तथा सुनीता के मायके में खबर कर दी। 2-3 घंटे में वे सब मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पंचनामा बनाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी।
उसके बाद सुनीता के भाई गोरेलाल को वादी बनाकर अपराध संख्या 21/2019 पर धारा 302 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीकृत कर लिया। विवेचना के दौरान मुखबिर से जितेंद्र कुमार को पता चला कि 19 फरवरी को देर शाम रामवतार रामनिहोर के भतीजे राजेश यादव और उसके दोस्त राजा के साथ देखा गया था। जितेंद्र कुमार ने उन दोनों की तलाश की तो वे फरार मिले, अतः वे स्वतः संदेह की परिधि में आ गए। राजेश व राजा कब तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में सफल होते। 23 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर राजेश बंदी बनाया गया। फिर उसकी निशानदेही पर राजा को गिरफ्तार किया गया। थाना कमासिन में अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने दोहे हत्याकांड की कथा सुना दी। हुआ यह कि विधवा सुनीता की रंगरेलियों के चलते गांव तथा समाज में पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी। राजेश ने भी सुनीता को समझाया था, चाची बहुत मनमानी कर चुकी, अब शराफत से रहो। सुनीता सुधरने के बजाय अपने मन की करती रही तो राजेश ने उसके साथ रामवतार की भी हत्या करने का निर्णय कर लिया। इस साजिश में उसने गांव में रहने वाले अपने दोस्त राजा को भी शरीक कर लिया। 19 फरवरी की शाम 7 बजे राजा व राजेश गांव में यूं ही टहल रहे थे कि उन्हें रामवतार आता दिख गया। रामवतार गांव में किस लिए आया था, राजेश को उससे यह पूछने की जरूरत नहीं थी। चंद बातें करने के बाद राजेश व राजा जानबूझकर दूसरी राह चले गए। लगभग 2 घंटे तक वे इधर उधर घूमते रहे। ठेके पर जाकर शराब पी। उसके बाद पिछवाड़े की दीवार फांदकर चुपके से सुनीता के घर में कूद गए। आंगन में बिछे बिस्तर पर सुनीता व रामवतार संसर्ग थे। वे दोनों आनंद में इस कदर डूबे थे कि मौत की आहट तक महसूस नहीं कर सके। राजेश ने आंगन में पड़ी ईंट उठाई और पूरी ताकत से रामवतार के सिर पर दे मारी। सिर पर हुए घातक वार से रामवतार सुनीता पर ढेर हो गया। सुनीता ने प्रेमी को धकेल कर उठने का प्रयास किया तो राजेश ने ईंट से उसका भी सिर फोड़ दिया। इसके बाद राजा से चाकू लेकर राजेश ने दोनों को काट डाला। राजेश को इतने से तसल्ली नहीं हुई तो उसने रामवतार का लिंग काट कर जेब में रख लिया। अभियुक्तों की निशानादेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, सुनीता का फोन आदि बरामद कर लिया। रामवतार का लिंग राजेश ने कहीं फेंक दिया था, जिसे पुलिस बरामद नहीं कर सकी। दोनों के बयानों के बाद पुलिस ने मामले में धारा 120 भी जोड़ दी। इसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, यह थी आज की घटना। आप लोग को सुनकर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार।